हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा होगी पॉलिटी के सेकंड टेस्ट की। तो इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में इसमें जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे उतने कवर किए गए हैं। क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं और यहीं से आएंगे, इसलिए आप इनको अभ्यास करिए, बार बार सॉल्व करिए टेस्ट सीरीज को। तो आज जिस पर चर्चा होगी तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसकी और संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे हुई उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। इसलिए इसमें आपको तपोवन सिविल सर्विसेज जो चैनल है इसमें आपके एग्ज़ाम के पहले तक संपूर्ण टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव ये कराए जा रहे हैं, लास्ट वीक में आपको लगभग फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे। लास्ट 10 डेज 10 दिन पहले जब एग्ज़ाम को बचेंगे तो आपको फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, लाइक और कमेंट करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है या वीक है तो आप कमेंट करिए, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपकी फुल हेल्प की जाएगी। तो इस प्रकार से हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो और एग्ज़ाम की डेट भी अब नज़दीक आ गई है। सीटेट वालों का एग्ज़ाम 7 जुलाई को है, 1 मंथ बचा हुआ है। वहीं MPPCS वालों को या MPPSC वालों की बात करें तो उनका मात्र 20 दिन और है। 20 दिन बाद उनका एग्ज़ाम है 23 जून को। 23 जून को उनका एग्ज़ाम है, इसलिए उसको नज़र में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए उसी के हिसाब से तैयारी कराई जा रही है। इसलिए आप लोग इसका बार बार अभ्यास करें, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, यहीं से आते हैं क्वेश्चन। बस आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, जिससे आप मैच्योर हो सकें, आपके अंदर विश्वास की भावना वो जागृत हो जाए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप इसको सॉल्व करें और इससे आपकी तैयारी का एनालिसिस भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। इसलिए अपना लेवल भी चेक करने के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जो ये टेस्ट सीरीज है मुख्यतः तो ये घटना चक्र से है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, लेकिन अभी ये घटना चक्र का क्रम ही चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के लिए संविधान की रचना हुई है संविधान की, तो उसमें संविधान सभा संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन नंबर डी है, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। अब आपको बताना है इसमें कि सर्वप्रथम जो संविधान की रचना हुई तो संविधान सभा का विचार रखने वाला इनमें से कौन था या प्रस्तुत करने वाला कौन था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वप्रथम ये विचार संविधान सभा का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्वराज पार्टी ने 1934 में रखा था। अब बात करते हैं इसका, थोड़ा डिटेल जान लीजिए। तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने, कहाँ, रांची में, आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी
और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। इसको आप याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? तो मई 1934 में रांची में। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? क्वेश्चन आप पहले समझें। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे उसके पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा अर्थात संविधान निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें अब आपको बताना है कि किसने स्वतंत्रता से पूर्व संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय साहब, इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इनके डिटेल में देखें तो वर्ष 1934 में, वर्ष जरूर आप याद रखेंगे, 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। तो वर्ष हालांकि पूछा बहुत कम जाता है, हिस्ट्री के लिए वर्ष इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए आर्टिकल और डायरेक्ट इनके नाम एम.एन. रॉय को आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऐसी कौन सी निर्वाचित संविधान सभा थी जिसके तहत क्या किया गया? संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव। तो अब इसमें 4 सभाओं के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से इनमें से ऐसी कौन सी निर्वाचित जो संविधान सभा थी हमारी, उसके लिए संविधान निर्माण का प्रस्ताव किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्रिप्स मिशन द्वारा। अब बात करें यदि डिटेल की, तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए या करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात यह क्रिप्स मिशन था जिसने सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो आप इसको याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा क्वेश्चन कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले क्वेश्चन समझें कि जो कैबिनेट मिशन योजना, इसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना, तो बोलता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो परिषद थी हमारी, तो प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्वाचित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर था, अर्थात कितनी जनसंख्या के बीच से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी है 15 लाख व्यक्ति। तो इसके आंसर की यदि बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्तियों के बीच में से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे, 10 लाख व्यक्ति।
यदि इसके डिटेल की बात करें तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था। अर्थात संविधान सभा का जो गठन हुआ तो किस योजना के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो इसी के आधार पर संविधान सभा जो हुई निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर या प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से शायद चुना गया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अब आपको बताना है कि निम्न व्यक्तियों में से या उक्त व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विलियर्ड वुड, ऑप्शन नंबर बी है पैट्रिक लॉरेंस है, ऑप्शन नंबर सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी है एबी अलेक्जेंडर। अब आपको इनमें से बताना है कि उक्त व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बात करें यदि इसके डिटेल की, तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो बोर्ड के अध्यक्ष थे और पैट्रिक लॉरेंस जो थे और एबी अलेक्जेंडर ये दोनों सदस्य थे। तो ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन से जुड़े हुए थे, जबकि विलियम वुड नहीं थे। इसलिए आप इनको याद रखेंगे। अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम याद रखेंगे, किनका, स्टेफोर्ड क्रिप्स का, जबकि पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे उस समय। तो ये नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन था और सदस्य कौन थे। तो इनको आप स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, इनको तीनों को आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसका गठन कब किया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किस योजना या किस मिशन के तहत किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऊपर इसका जिक्र था, मैं आपको बताया था अध्यक्ष कौन था और सदस्य कौन थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जबकि पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946। तो इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बस यहीं से पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है कि कौन अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति थे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अब यदि हम इसके डिटेल की बात करें, उस समय की जो अंतरिम सरकार थी कार्यपालिका परिषद की, तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। तो आप इसको भी याद रखेंगे, कब आई, तो 46 में 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था
अध्यक्ष की बात करें तो कौन था? वायसराय उस समय, क्योंकि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था 46 में। तथा जवाहरलाल नेहरू जो थे उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था इनको। इसलिए आप इनको याद रखेंगे, क्योंकि हम एग्जाम भारत का दे रहे हैं तो ये पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अब जो क्वेश्चन पूछता है तो कौन अगस्त की बात हो रही है, 1946 में जो गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसका सदस्य नहीं था। नहीं शब्द को आप विशेष ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें और परखें, उसके बाद उसका एनालिसिस करके आंसर पर जाएं। नहीं तो नहीं शब्द कई बार धोखा दे देता है। आप पूर्ण क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, उतावलेपन में आप आंसर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि इसमें नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम। अब आपको बताना है कि जो 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसका सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नहीं पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। यदि हम बात करें इसके डिटेल की, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। इसलिए आप इनको याद रखेंगे कि ये जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसके सदस्य नहीं थे राधाकृष्णन जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, उसके बाद तर्क दिए गए हैं, देखते हैं। कथन ए है, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन में जो कहा गया है मुख्य रूप से बेवेल योजना के अनुसार कि जो कार्यकारी परिषद है उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ऐसा कथन ए है। कारण आर है, बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है या बच जाता। बेवेल इसमें तर्क देता है कि यदि हम ऐसी व्यवस्था कर दें तो भारत बंटवारे से बच जाता। अब इसके ऑप्शन सुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए है कथन और कारण। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर बी है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी है कथन गलत है पर कारण सही है। अब आपको इसमें बताना है कि बेवेल योजना क्या चाहती थी। तो यदि हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कथन सही है पर कारण गलत है। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, बंटवारा बच जाता। बंटवारे के हिसाब से ही उसने यह कारनामा किया था कि 2 देशों को हम बांट देंगे, इस प्रकार स्वतंत्रता भी मिल जाएगी और स्वतंत्रता का जो माहौल है वो किरकिरा हो जाएगा, उनको बंटवारे का गम भी रहेगा। इस प्रकार एक तीर से 2 निशाने उनने साधे थे, ये उनका उद्देश्य था। इसलिए जो कथन है पहला वो सत्य है पर कारण उनका गलत है। यदि डिटेल की बात करें तो अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड बेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और भारतीय संवैधानिक गतिविधि या गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से उसने क्या किया, मई 1945 में लंदन गया और वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे और जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया
और जो ये योजना थी बेवेल की, तो योजना प्रस्तावों की कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, तो ये तो सत्य है कथन। लेकिन परिषद में वायसराय कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे इसमें। और फिर आगे बताता है कि बेवेल योजना का उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। इस उद्देश्य से कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिसने भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। तो जो इसमें था उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम एकता मजबूत हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। अब इसमें 4 कथन दिए गए हैं, फिर कूट दिए गए हैं। तो पहला कथन है, पूछता किसके बारे में है, संविधान सभा के विषय में। पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। जो संविधान सभा थी, तो पहला इसमें जो दिया गया है कथन, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन हैं जो संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। तो बात कर लेते हैं कूट की। इसमें कूट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 और 4। तो यदि हम इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी अर्थात तीसरा और चौथा। वह बहुदलीय संस्था थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। 15 समितियों का गठन किया गया था संविधान निर्माण के समय, आपने पढ़ा होगा। और उनके समितियों के अध्यक्ष भी अलग अलग थे। कुछ समितियां थी जिनके सदस्य, जैसे 3 समितियों के सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी और 3 समितियों के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। तो इस प्रकार से 15 समितियों का गठन किया गया था जिस पर, तो इसीलिए जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। और तीसरा बहुदलीय थी उस समय, तो यह भी सत्य है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। अब फिर से पूछ दिया है एक क्वेश्चन और कि संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर कथन है, कथन नंबर ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी है कथन, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कथन नंबर सी है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। कथन नंबर डी है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो अभी ऊपर के जो कथन है उसमें से 1, 2 तो सटीक यहीं बैठ रहे हैं, तो आपको सहूलियत होगी आंसर देने में। अब हम इसके कूट की ओर चलते हैं। तो कूट में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में ए और डी, ऑप्शन नंबर बी में ए और बी, ऑप्शन नंबर सी में बी और सी, ऑप्शन नंबर डी में ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और डी इसके सही आंसर है, क्योंकि बहुदलीय संरचना थी, इसमें नहीं है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, उस समय 10 लाख व्यक्तियों पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। तो ये दोनों गलत हो गए। अब बचे ए और डी, ये दोनों सत्य हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। अब इसमें से 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथन को आप पढ़ के और बताइए कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा क्या है गलत कथन है। इनमें से गलत कथन की बात की गई है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन नंबर बी है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।
ऑप्शन नंबर सी है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में गलत है। तो यदि इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, यह कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। तो ये कथन गलत है। अब डिटेल की बात करें तो डिटेल सुनिए। संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन था वह प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, पहले ही मैं बताया हूँ और इसमें कई बार मिल भी चुका है कि 10 लाख लोगों के बीच में एक प्रतिनिधि चुना गया था, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था वो, इसलिए आप उसको याद रखेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था उस समय। तो ये बात आप जान लें कि सभी को उस समय मताधिकार प्राप्त नहीं था। किसके हिसाब से मत निर्धारित किया गया था? तो कर अर्थात जो कर देता हो, संपत्ति हो उसके पास तभी वो कर देगा, और शैक्षणिक योग्यता उसकी क्या है उस आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों के बीच से एक प्रतिनिधि चुना गया था। तो इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वां है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जो भारतीय संविधान का प्रारूप है उसको तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उनके सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया? तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। अब आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का प्रारूप या खाका तैयार किया गया तो संविधान सभा के सदस्य को किसके द्वारा चुना गया, किसके द्वारा नामित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार से इसको आप ध्यान रखेंगे। ये बार बार क्वेश्चन इसलिए आते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में सहूलियत मिले, हिंट मिले, इसलिए आप अभ्यास करेंगे तो एक क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है, कितने ढंग से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है एग्जामिनर द्वारा, इस प्रकार आपको समझ में आ जाएंगी बातें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय जो इतिहास के संदर्भ में प्रांत जो थे तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन है ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका आंसर बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। फिर भी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन पूछने का ढंग कैसा है, किस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस पूछने में, इस पर आप ध्यान देंगे। तो इसका जो आंसर है वही कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन दिया है पर शब्दावली थोड़ा हेर फेर कर दिया है। तो जो 15वां क्वेश्चन पूछता है तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय राज्यों के शासकों ने नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो अब आपको चूज करना है इसमें सही आंसर कि जो संविधान सभा थी उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय सभाओं द्वारा।
प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, वही अप्रत्यक्ष रूप से मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है S. राधाकृष्णन। अब आपको बताना है यहाँ स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, अस्थायी की नहीं। 2 अध्यक्ष थे, एक अस्थायी फिर स्थायी। तो आपको बताना है इसमें कि कौन थे स्थायी अध्यक्ष के तौर पर कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब इसके डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था और फिर स्थायी अध्यक्ष कौन बना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी कौन था यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके डिटेल में बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसने करी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो इनको भी आप याद रखेंगे कि जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, यह भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की, तो अस्थायी तौर पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता करी थी। लेकिन कैसे, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। वहीं दूसरी जब होती है तो 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो जो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, वहीं जब 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है तो उसमें निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर क्या किया गया, निर्वाचित किया गया इनको। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। फिर से अब क्वेश्चन घुमा दिया है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि संविधान सभा की जो बैठक थी, प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब आपको बताना है कि जो संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। प्रथम बैठक की पूछ रहा है तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। इसका डिटेल आपको बता दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जो भारतीय संविधान सभा थी तो उसके उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यह भी अब शब्दावली फिर से घुमाया है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अर्थात शुरुआती अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात उद्घाटन के दिन
या प्रथम बैठक वही है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछा गया है, तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है श्री अय्यर और ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपको इनमें से चूज करना है कि भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान निर्माण की सभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो बात करें यदि इसके आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर डी है के.एम. मुंशी। अब आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21वां है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसमें अब ये डेट आती है, पीसीएस एग्जाम में आती है। तो भारतीय संविधान सभा की यहाँ चर्चा की गई है कि इसकी स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए है 10 जून 1946 को, ऑप्शन नंबर बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन नंबर डी है 26 दिसंबर 1949 को। अब आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी स्थापना कब की गई। तो बात करें यदि इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना, प्रथम बैठक हुई इसकी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पर किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो इसको आप याद रखेंगे, प्रथम बैठक से ये आरंभ हुई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फिर क्वेश्चन वही घुमा के दिया है, जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1946 को और ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आपको बताना है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो ये आपको कई बार बताया जा चुका है, बहुत डिटेल में भी बताया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी, जबकि 11 दिसंबर को, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध तौर पर स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी है नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 1951। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको रट जानी चाहिए बातें। इसीलिए बोलता हूँ कि आप अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको बहुत ईजी तरीके से आप वहाँ क्वेश्चन को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? शब्दावली चेंज करेगा, इसीलिए बोलता हूँ आप शब्दावलियों को पकड़िए, आंसर वही रहेगा मगर क्वेश्चन पूछने का ढंग चेंज होता है, इसलिए आप भ्रमित नहीं होना वहाँ। इसीलिए आप अभ्यास करें, जिससे सारी शब्दावलियों से आपका परिचय और मुलाकात हो जाए। तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर डी है 30 जून 1949। अब आपको इसका सही आंसर बताना है कौन सा होगा, जब कि संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ या प्रथम बैठक कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। अब यहाँ प्रथम अधिवेशन ना पूछकर क्या पूछ दिया, पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 9 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन नंबर डी है 19 नवंबर 1949 को। अब आपको इसमें बताना है सही आंसर कौन है। तो बात करें यदि इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब उस प्रस्ताव की बात हो रही है, कब पारित किया गया था। तो जो भारत का एक संविधान देने वाला प्रस्ताव था तो कब पारित किया गया। अब ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 22 1946 को, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 22 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है फरवरी 20 1947 को और ऑप्शन नंबर डी है जुलाई 26 1946 को। तो अब आपको इसमें बताना है कि कब पारित हुआ, वो जो प्रस्ताव दिया गया था वो कब पारित हुआ संविधान सभा का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अब इसके डिटेल की यदि बात करते हैं तो इसका डिटेल सुन लीजिए आप। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 प्रकार से आते हैं। एक तो यही जो पूछ दिया गया, दूसरा कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इस प्रकार 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप तीनों को ध्यान रखेंगे कि जो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव था तो वह पारित हुआ कब, 22 जनवरी 1947 को। पर आप स्टेप से समझें, 13 दिसंबर 1946 को जो ये भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव था, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। ठीक उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसे क्या किया गया, पारित किया गया। तो इस प्रकार आप तीनों चीज़ें याद रखेंगे। लाया कब गया, तो 13 दिसंबर 1946 किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। पारित कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय जो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। फिर वह क्वेश्चंस वही है पर शब्दावली चेंज किया है, घुमाया है। आपको पूछता है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की जो प्रस्तावना का प्रस्ताव था उसको किसने रखा था। इसका डिटेल अभी आपको बताया गया है, सब स्टेप बाय स्टेप डेट सहित। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है BN राव और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर CD देशमुख।
तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, बार बार वही रिपीट हो रहा है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। सॉरी, पारित नहीं, प्रस्तुत किया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। अब यहाँ जो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया थी, तो भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित कथनों में से कौन सा सही पूछा गया है, कौन सा सही है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन इसमें कूट दिया गया होगा नीचे, इसलिए 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो पहला जो है वह है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इस प्रकार 4 कथन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन जरूर आप समझें, उसमें भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथन हैं कि निर्माण से संबंधित इनमें से कौन से कथन सही हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके कूट की ओर। तो कूट है, जो कूट दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है सभी चारों। अब आपको बताना है इसका सही आंसर कौन है। तो इसके यदि सही आंसर की बात करें हम, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। पहला है पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा को स्वीकार किया गया था संविधान सभा में, और संविधान निर्माण का असर था। उद्देश्य प्रस्ताव ही मुख्य था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो पहला है उसका कई बार जिक्र भी आया है, वो सत्य है। और जो तीसरा है, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। तीसरा संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, स्वीकार किया है, तो इस प्रकार से यह भी कथन सत्य है। चौथा कथन जो है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, तो ये कई बार आ चुका है कि यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इसलिए जो चौथा है वह गलत है। इस प्रकार यदि आप डिटेल अच्छे से सुन पा रहे हैं तो आपको समझ में बातें आ गई होंगी कि इसका ऑप्शन जो है चौथा क्यों गलत है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। अब यहाँ अधिवेशनों की संख्या पूछी गई है कि जो भारतीय संविधान था उसको बनाने में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 15। अब आपको इसमें चूज करना है कि कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के संविधान निर्माण में या संविधान को बनाने में। शब्दावली कुछ भी चेंज करके वो दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अर्थात जो भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा थी उसने कुल 12 अधिवेशन किए थे। तो इसको आप याद रखेंगे। यदि हम इसके डिटेल की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यह भी कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है अभी भी, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950। तो यह क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को समयेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर सी है 12। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक भी आता है, प्रथम बैठक भी आता है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ये क्वेश्चन आ गया।
आपके सामने है अंतिम बैठक की सही तिथि। इसमें पूछ रहा कि भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी उसकी सही तिथि बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी है 5 दिसंबर 1949 और ऑप्शन नंबर सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी है 25 जनवरी 1950। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल बताया हूँ, तो आपको अब इसका आंसर मालूम पड़ गया होगा। इसके हम सही आंसर की यदि बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका डिटेल बताया जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। इसका भी डिटेल आपको बताया जा चुका है कि भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष 7 माह और 23 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष 11 माह और 5 दिन। अब आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लेकर के संविधान निर्माण पूरा किया गया। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें सूची दी गई है और कूट दिए गए हैं, आपको मिलान करना है सही जोड़ी के तौर पर। सूची x को सूची y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब सूची देख लीजिए पहले x और y क्या क्या है। तो ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, उसके सामने हैं बीटी कृष्णामुचारी। और जो बी है तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, सामने हैं जवाहरलाल नेहरू। सी है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तीसरा है के एम मुंशी। और डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, चौथा है एस सी मुखर्जी। अब आपको इसमें मिलान करना है, कूट देख लेते हैं। तो कूट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। वहीं ऑप्शन नंबर बी में बात करें तो ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ए का दूसरा है, बी का पहला है, सी का चौथा है और डी का तीसरा है। वहीं ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ए का तीसरा है, बी का चौथा है और सी का दूसरा है और डी का पहला है। अब आपको इसमें चूज करना है कि इसका जो सही आंसर है वह कौन सा होगा। तो इसके जो सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ए का चौथा होगा, बी का तीसरा होगा, सी का पहला होगा और डी का दूसरा होगा। तो चलिए ऊपर मिलान एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिला करके बता दिया जाता है। इसका जो सही आंसर था क्या था, ऑप्शन नंबर बी। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष वह कौन थे, तो फर्स्ट का होगा चौथा एच सी मुखर्जी, ए का चौथा। अब बी में है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो ये थे के एम मुंशी, तो बी का तीसरा के एम मुंशी। वहीं सी में है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे इनमें से, तो सी का जो होगा वह होगा बीटी कृष्णामुचारी। और अब बचा डी, तो डी के जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वह थे नेहरू जी। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें एक डिटेल आप समझ लीजिए। यदि हम बात करें पहले अस्थाई उपाध्यक्ष की तो फ्रैंक एंथोनी थे।
संविधान सभा थी जो हमारी, तो उसमें जो पहले अस्थायी उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अस्थायी उपाध्यक्ष में आप इनको याद रखेंगे फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। और एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले क्या थे, स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की नहीं, अस्थायी की बात हो रही है और स्थायी की। तो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे, जबकि स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी थे। इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि भारतीय जो संविधान निर्माण था, संविधान निर्माण हुआ, उसके सलाहकार, सांविधिक सलाहकार, विधिक सलाहकार कौन थे। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है बी.एन. राव और ऑप्शन नंबर डी है के.एम. मुंशी। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। इनको आप याद रखेंगे, वेरी IMP क्वेश्चन है। बी.एन. राव ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार थे, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। बी.एन. राव का यदि पूरे नाम की इनका बी.एन. का फुल फॉर्म बात करें तो बेनेगल नरसिंह राव, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा। जो भारतीय संविधान था उसका प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बी.एन. राव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है के. संथानम द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है के.एम. मुंशी द्वारा। अब आपको इसमें चूज करना है कि संविधान जो था उसका प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अर्थात बी.एन. राव द्वारा। अब हम इनके डिटेल की बात करते हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, सांविधिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। और बी.एन. राव के मूल प्रारूप में क्या किया गया, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ तृतीय वाचन की बात हो रही है कि भारतीय संविधान सभा जो थी, तो संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है 14 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 14 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी है 25 नवंबर 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 25 नवंबर 1949। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसमें बोनस मिला था, ये UPPCS और RI 2014 का क्वेश्चन था। अब इसके हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका डिटेल अब आप देख सकते हैं। डिटेल में बताया गया है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन जो है वह है कब से शुरू हुआ, 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से कोई भी विकल्प इस तिथि से मैच नहीं खाता है, इसलिए इसमें बोनस पॉइंट और उत्तर में स्टार दिया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे डिटेल इसका कि 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला और 26 नवंबर 1949 को ही हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं अपने किसको, संविधान को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। जो भारतीय संविधान है वह पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ।
तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 26, 1950, ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 26, 1949 और ऑप्शन नंबर सी है फरवरी 11, 1948 और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि जो भारत का संविधान था वह पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। तो यदि इसके सही आंसर की बात की जाए तो अभी इसका डिटेल आया था। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था भारतीय संविधान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके थोड़ा डिटेल की बात कर लें तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, इस दिन हम संविधान को अपनाए थे, पूर्ण हुआ था और इसी दिन नागरिकता तथा अंतःकालीन संसद व स्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। जबकि संविधान के शेष उपबंध कब लागू हुए थे, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयार 26 नवंबर 1949 को, लेकिन गणतंत्र रूप से पारित संपूर्णता के साथ कब, तो 26 जनवरी 1950 को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो ये मैं अभी 2-3 बार आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 1949 को। अब आपको इसमें चूज करना है कि कब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा। तो इसके हम सही आंसर की यदि बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह है सही आंसर। 26 नवंबर 1949 को हम क्या किए, संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। फिर पूछा गया है कि जो संविधान सभा थी उसके द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 30 जून 1948 को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, अर्थात जिस दिन संविधान को स्वीकृति मिली वह डेट कौन सी थी और ईयर। तो इसके हम आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 के दिन हम संविधान को स्वीकृत किए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। भारतीय संविधान की चर्चा हो रही है कि यह किस तिथि को अपनाया गया। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 15 जुलाई 1947। तो इसमें अब आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान था वह किस तिथि को अपनाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 23 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी है 26 दिसंबर 1949। अब आपको चूज करना है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ। तो इसके हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। अब इसमें तर्क दिए गए हैं क्यों किया गया। तो जो 26 जनवरी को ही आखिर क्यों लागू किया गया,
यह निर्णय क्यों लिया गया? तो अब ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में बताता है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा जो ऑप्शन नंबर सी है, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आपको इसमें बताना है कि क्यों 26 जनवरी जो थी वो खास डेट थी हमारे लिए, तो उसी दिन क्यों लागू किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करें यदि इसके डिटेल की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपने सुना होगा लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में। तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जो पूर्णतः संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये इसका डिटेल था, तो इसको आप याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन को भी, तो आप आंसर में पकड़ मजबूत बना पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अब इसमें संविधान दिवस की बात हो रही है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है 26 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, चूँकि 26 नवंबर 1949 को हम क्या किए थे, बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया था। इसके डिटेल की बात कर लेते हैं चलिए। तो भारतीय संविधान दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ था। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय जो शेष संविधान था, भारतीय संविधान, वह 26 जनवरी 50 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इसका डिटेल था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब अपनाने की बात हो रही है कि जो भारतीय संविधान था अपनाया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक सभा द्वारा, संविधानिक जो सभा थी उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संसद द्वारा। तो इसमें अब आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान था उसको किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसके हमें आंसर की यदि बात करें तो जो भारतीय संविधान था तो वह संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा। यदि डिटेल में इसके बात करें तो संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया या अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया, इसलिए संवैधानिक सभा इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? फिर से वही घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। अब आपको बताना है कि 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। जो भारत का संविधान था वह अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, कब हुआ? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 26, 1950 को। ऑप्शन नंबर बी है फरवरी 11, 1948 को। ऑप्शन नंबर सी है नवंबर 26, 1949 को। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो अंगीकृत अधिनियमित दूसरी चीज़ है और पूर्णतः लागू होना दूसरी बात है। दोनों की तारीखें भी अलग अलग हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। जो पूर्णतः लागू होता है वो 26 जनवरी 1950, और जो अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तैयार होता है पूर्ण रूप से, तो वह 26 नवंबर 1949। इसको आप याद रखेंगे। तो 46वें का जो सही आंसर है वह 26 नवंबर 1949 है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर जी, उनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन नंबर सी है तत्कालीन मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब से। अब आपको इनमें से चूज करना है कि B.R. अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। तो बात करें यदि इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। अर्थात बम्बई प्रेसिडेंसी से अंबेडकर जी को संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? यहाँ उनकी जन्म और मृत्यु से सवाल है, तो अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है 1886 में जन्म, मृत्यु 1951। ऑप्शन नंबर बी है 1891 में जन्मे और 1956 में मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी में है 1877 में जन्म और 1961 में मृत्यु। ऑप्शन नंबर डी है 1889 में जन्म और 1961 में मृत्यु। अब आपको चूज करना है कि अंबेडकर साहब का जन्म और मृत्यु किस ईयर में हुआ। तो यदि इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1891 में उनका जन्म और 1956 में उनकी मृत्यु हुई। बात कर लेते हैं एक बार इनके डिटेल की, जन्म और मृत्यु की इनके। तो भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में है, महू मध्य प्रदेश में, तथा मृत्यु जो हुई तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। तो इस तिथि में भी कई बार तिथि भी पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 में जन्म और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद कूट दिए गए हैं। तो कथन नंबर 1 है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। यहाँ तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है कि उसके विचार विमर्श का परिणाम क्या हुआ, 1935 के पारित होने के रूप में, अर्थात भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम भी इसको बोलते हैं 1935। तो इसके पारित होने के रूप में हुई, अर्थात गोलमेज सम्मेलन जो था उसका परिणाम क्या हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में।
कथन ये एक हो गया। दूसरा कथन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उल्लंघन किया। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ना तो एक और ना ही दो। सही कथन का आपको चयन करना है। तो आप इसको बताना है इसका सही आंसर कौन है। तो इसके हम सही आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अर्थात एक और दो दोनों सही है। डिटेल की बात करें तो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन आता है तो इसको आप याद रखेंगे। नवंबर दिसंबर 1932 कहाँ, लंदन में आयोजित तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो अंतिम तीन गोलमेज हुए थे ये आखिरी था। कांग्रेस ने इस पर भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों कथन सत्य हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, उसके बाद आपको इनके आंसर बताना है। तो कथन ए है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात जो भारतीय संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पहला कथन है। कारण है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। कौन सा? ग्रहित, यानी ग्रह का, घर का। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है। अब बताना है आपको कि कौन सा एक सत्य है इनमें से। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस तरह आपको बताना है कि कथन और कारण में से कथन क्या सत्य है और क्या आर उसका स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता है, या कथन असत्य है। तो इस प्रकार आप इसको अब बताइए। तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके डिटेल की। तो भारत का संविधान जो है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। और दूसरी ओर यदि हम बात करें तो दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार दोनों हमारे कथन कारण सत्य हैं। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन स्पष्टीकरण पहले वाले का कारण नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी है मौलाना आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की या रोक देने की मांग की थी या बात उठाई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मौलाना आज़ाद ने। तो इनको आप याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। ये डिटेल है इसका। किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोक लगाने की जो वकालत करी थी उसका समर्थन किनके द्वारा किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि
किसने ये सुझाव दिया था कि भारत जब स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। उस समय की सर्वश्रेष्ठ पार्टी मानी जाती थी, राजनैतिक दल के रूप में एक दल माना जाता था। तो किसने ऐसा प्रस्ताव या सुझाव दिया था कि इसको स्वतंत्रता के बाद भंग कर देना चाहिए? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य कृपलानी और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो हम इसके बात करते हैं सही आंसर की। तो ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ऐसे शख्स थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर सुझाव दिया था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर महात्मा गांधी जी हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, जिन्होंने निर्माण किया, अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। क्या करके? अल्पसंख्यक जो हैं उनके हितों और भावनाओं को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मोरिस जोन्स का, ऑप्शन नंबर बी है हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंड्रोविच का और ऑप्शन नंबर डी है आइवर जेनिंग्स का। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से सख्त हैं जिन्होंने इस प्रकार की बातें की कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है तो निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, आइवर जेनिंग्स का एक कथन था। अब बात कर लेते हैं ये डिटेल थोड़ा। तो आइवर जेनिंग्स का ही ये कथन है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है, ऐसा उनका मानना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये बहुत इंटरेस्टेड कथन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा यह कहा गया कि संविधान सभा जो थी वह कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या थी? भारत थी। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी है CR एटनी, ऑप्शन नंबर सी है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे शख्स थे या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये वक्तव्य दिया या कथन कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात ऑस्टिन ऐसे व्यक्ति थे। तो अब डिटेल में आप जान लीजिए कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किस पुस्तक पर वर्णित है या किसकी पुस्तक है? तो पुस्तक इन्हीं की है, किसकी? ग्रैनविले ऑस्टिन। ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, इतिहासकार हैं और इनकी जो पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है जो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 10। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी, ये बहुत हेल्प पहुंचाएगी आपके एग्ज़ाम में। तो इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इसको शेयर करें, लोगों को जोड़ें, लोगों तक पहुंचाएं
लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें और पेपर को लेकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसको एनालिसिस करें, एनालाइज करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।